तो हम लोग सेट 3 के सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, सेक्शन बी में। थोड़ा सा इसको भी इंजॉयमेंट के तरीके हम लोग समझ लें क्या कहना चाह रहा है ये सेट। सेक्शन बी में आपको कल बता रखे थे प्रीवियस वीडियो में कि टोटल आपके जो क्वेश्चंस होंगे 6 और अब प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का वेटेज होता है। तो यहाँ से थोड़ा परेशानी बढ़ जाता है सीबीएसई बच्चों को, तो थोड़ा गौर से समझेंगे। कहता है लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस रिमेन कांस्टेंट। रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस जो होते हैं दो एंड में डिक्रीज हो जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो V जब 1/4 हो जाएगा तो करंट भी कितना हो जाएगा 1/4। आंसर हो जाएगा क्या, करंट क्या बन जाएगा 1/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस घटकर 1/4 हो जा रहा है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा 1/4। एंड स्टेट द लॉ, कौन सा लॉ काम करेगा यहाँ पर, ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या होता है सर, कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V प्रोपोर्शनल टू I, उसको बढ़िया से डिफाइन कर देना है। ठीक है, क्या डिफाइन करना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, 2 मार्क्स का था, 1 नंबर आपको इस पर मिल जाएगा, 1 नंबर आपको 1/4 लिखने पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब कहता है हाउ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएटेड इन ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यहाँ पर कि एक ऐसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को हम लोग नर्वस सिस्टम में क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स विच हेल्प इन द नर्व इम्पल्स ट्रेवल। पहला, टुवर्ड्स सेल बॉडी कौन लाता है सर, दिमाग लगाइए, आंसर क्या हो जाएगा डेंड्राइट्स। और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी कौन ले जाते हैं, इसके लिए आंसर हो जाएगा एक्सोन। क्या हो जाएगा एक्सोन, और इसके लिए क्या हो जाएगा सर डेंड्रियाइट्स। ओके, तो इस पे तो हाफ हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन तो यहीं पर छिपा हुआ है कि हाउ इज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएटेड इन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि व्हेन द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स के जैसे एंड में कोई भी इंफॉर्मेशन आते हैं तो नर्व सेल जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन तैयार होता है वहां पर, जिससे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, ओके, अब और वाले में चलते हैं। और वाला क्वेश्चन क्या कहता है, विद द हेल्प of an example explain how does the feedback mechanism regulated in the hormones। तो इसमें लिख सकते हैं टाइमिंग एंड अमाउंट, ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ लिख कर बताते हैं आपको, द टाइमिंग एंड अमाउंट, टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन released is regulated by feedback mechanism। ठीक है, दूसरा इसमें कहता है कि इसमें एक एग्जाम्पल दे देना, इफ़ द शुगर लेवल यदि ब्लड में बढ़ गया तो समझ रहे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और यदि ब्लड में शुगर लेवल यदि घट जा रहा है समझ लीजिए इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, कोई भी एक दे देना, क्योंकि यहाँ लिखा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्या कहना चाह रहा, कहता है यहाँ पर अ लाइट रे इंटर फ्रॉम, ये तो प्रीवियस सेट में ही बता चुके हैं, मीडियम ए से मीडियम बी में जा रहा था। यहाँ पर दो ठो रूल जो है ना याद रखेगा। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर में जाता तो नॉर्मल के तरफ आता, एंगल आर जो होगा एंगल आई से छोटा हो जाएगा। समझ के बात को, कहता है विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर। देखिए फालतू क्वेश्चन ही सब आ गया, मीडियम बी इज डेंसर, नंबर उठाने वाला, कौन सा मीडियम डेंसर है, ये वाला डेंसर है, तभी तो एंगल आर छोटा हुआ नहीं। चलिए तो मीडियम बी हो जाएगा, 1 नंबर तो यहीं पर आपको मिल गया। दूसरा लिखता है इसमें जस्टिफाई द आंसर, तो यहाँ सीधा लिख दीजिएगा एंगल आर इज छोटा देन एंगल आई, एंगल आई से एंगल आर छोटा है ना, तो इसका मतलब है कि मीडियम बी जो है डेंसर है। दूसरा क्या कहता है, इफ स्पीड ऑफ लाइट मीडियम ए में भी ए है और मीडियम बी में भी है, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गंदा बात, देखिए कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, और जिसमें हम लोग बाद में निकालते हैं। ठीक है, तो उसी का निकलता है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ बी लिखना है, ऐसे आप लिख सकते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, एन बराबर हो जाएगा है ना वी ए अपॉन वी बी, तो वी बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वी ए के मुकाबले में। ठीक है, देखिए बाबू, जिसके तुलना में निकालते हैं उसको ऊपर में लिखा जाता है न्यूमरेटर में, जिसका निकालते हैं उसको नीचे में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला इसमें, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेसेस सेपरेटिंग द टू मीडिया। तो ये बहुत आसान है, तो इसमें आपको एक डायग्राम बना देना था। ठीक है, कैसे बनाइएगा यहाँ समझिए, कि जैसे मान लिया जाए एक ये सरफेस हो गया, मान लीजिए कि ये आपका नॉर्मल हो गया और ये लाइट आया, ये जो हुआ एंगल आई हो गया। ठीक है सर, और ऊपर वाला लिख दीजिएगा डायमंड और नीचे वाला लिख दीजिएगा क्या वाटर। समझ रहे हैं, ये ऊपर वाला डायमंड हो गया, तो डायमंड से जैसे ही आप समझिए कि वाटर में आएगा तो डेंसर से रेयर में जा रहा था, नॉर्मल से तो अभी होगा दूर भागेगा, तब तो ये एंगल बड़ा होगा। समझ रहे बात को,
चलिए, और एरो ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो हाफ मार्क्स तो टीचर आपका ऐसे ही काट कर लेंगे, ठीक है, इसलिए एरो देना ज़रूरी है बात। चलिए नेक्स्ट, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड दे रखा है इतना, वाटर का इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, तो मतलब ऐसे छुइए सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसमें क्या होगा सर, इसके लिए हम यहाँ बना देते हैं आपको N21, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएगा N2A बाय N1A। तो इस हिसाब से क्या होगा सर, यहाँ पर समझिएगा ऐसे कि सबसे पहले ऊपर में वाटर का लिख दीजिएगा 1.33 और नीचे में 2.42 लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको 0.55। आप कहिएगा सर कैसे मंत्र मारने से हो गया, नहीं, देखिए क्वेश्चन को समझिए, बस आपको क्लियर हो जाए दिमाग में। कह रहा है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रहा और ये रहा आपका वाटर का, तो फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का निकालना विद रिस्पेक्ट टू किसका, डायमंड का, तो डायमंड के तुलना में वाटर का निकालना, समझ रहे हैं, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ठीक है। इस कंडीशन में आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा कि सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या पढ़े हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो यहाँ पर मीडियम हम एक्स मान लेते हैं वाटर के लिए, तो उसका यहाँ पर वैल्यू लिखेगा ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो ये नीचे आएगा सर, ये ऊपर जाएगा, तो एक्स हो गया स्पीड ऑफ लाइट निकल जाएगा कितना 3 × 10⁸ अपॉन 1.33, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट वाटर का। समझ में आ गया बात, जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसी प्रकार से हम डायमंड का भी निकाल लेंगे, एक्स बराबर डायमंड के लिए हम निकाल रहे हैं 3 × 10⁸ अपॉन हो जाएगा 2.42, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है सर, स्पीड ऑफ लाइट पूछा क्या है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो पहले इसको ऊपर में इसको लिखिएगा, फिर इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आपको यही वैल्यू आएगा। समझे बात को, कैसे सर ये वैल्यू आएगा, इसको आप समझ लीजिए। तो पहले हम ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये इधर लाइट का स्पीड, ये लाइट का स्पीड खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/1.33, इधर में क्या बच गया, ऑलमोस्ट समझिए 2.42 है, ठीक है। तो 2.42 और इस दोनों का रेशियो बचा, तो इसके रेशियो को ही हम लोग क्या नाम दे देंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है कि MnO2 देखिए रिड्यूस्ड होकर क्या बन जा रहा है MnCl2, और HCl ऑक्सीडाइज होकर क्या बन जा रहा है Cl2। तो आपको इसमें यही पूछा है कि क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, एक नंबर लिख देना यस सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ रहे बात को, जस्टिफाई योर आंसर, तो यहाँ पर यही बात लिख दीजिएगा MnO2 ऑक्सीडाइज टू MnCl2 एंड HCl रिड्यूस टू Cl2। समझ रहे बात को, ये पॉइंट जरूर लिख दीजिएगा। HCl जो है ध्यान दीजिए कि Cl जो है ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बन गया, क्यों बन गया सर, बिकॉज आपने पढ़ा होगा, रट्टा मारा होगा, कोई बात नहीं। तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी क्या कहलाता है सर, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का तो रिमूवल आप जानते ही हैं, रिडक्शन हो जाएगा। चलिए इसी का वाइस वर्सा, फिर से हम एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन आकर अटैच होता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन पहले था अब नहीं है, इसका क्या हो गया रिडक्शन, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलिए अब कहता है गिव द नेम ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन द माउथ, माउथ में कौन सा पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ग्लैंड, तो ग्लैंड पाए जाते हैं सलेवरी ग्लैंड, और एंजाइम कौन सा सलेवरी एमाइलेज। और क्या होगा यदि ये नहीं रिलीज होंगे तो स्टार्च का ब्रेकडाउन रुक जाएगा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बनाना, ठीक है, एंड हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप एनसीईआरटी में तो आप फिगर ये वाला देखे ही होंगे सभी लोग, है ना। यहाँ समझिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा सर, इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिए, एनसीईआरटी में फिगर आपका दिया हुआ है, ये एरो आ गया, यहाँ पर रेस्टेट लगा दीजिएगा, फिर यहाँ पर एमीटर लगा दीजिएगा, फिर ये हो गया आपका बड़ा छोटा बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा नेगेटिव, बड़ा छोटा, इस प्रकार से लास्ट में इसको ऐसे लाइएगा, यहाँ पर एक स्विच से कनेक्ट कर दीजिएगा, और फिर क्या कीजिएगा एक वायर यहाँ से लाकर इसमें जोड़ दीजिएगा, बस हो गया। ये आपको डायग्राम बना देना था, ये दोनों नहीं भी बनाए तो नंबर तो नहीं कटेगा, ठीक है। ओके अब क्या बोला, तो ड्रॉ कर दिए, है ना, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चेंज व्हेन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड टू बी डिटरमाइंड, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, यहाँ पर लिख दीजिएगा डिक्रीज, क्या लिखा ध्यान सुनिए, व्हेन द पॉइंट where the magnetic field is to be determined is to move away from the conductor, कंडक्टर से दूर जाएंगे, जैसे ये कंडक्टर है सर,
ये तार जो है जैसे जैसे हम इसके दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटते चले जाएगा। समझ रहे हैं, नज़दीक आते तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कल जो होगा हम लोग सेक्शन सी में बात करेंगे, है ना, और इसमें टोटल 7 क्वेश्चन होंगे और 3 मार्क्स से टोटल 21 मार्क्स। उसके बाद इसके बाद जितने भी वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसके बाद एक और सेट होगा सेक्शन डी, उसके बाद हम लोग ख़त्म हो जाएगा आपका। और ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, गुड लक।